जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यूडिटेरिया का जो न्यू बुक आया है और इसमें देखिए कि आप लोगों की वॉल्यूम 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वॉल्यूम 2 है और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें हमने देखा है कि बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको व्याख्या किया गया है और इसमें कुल सेटों की बात किया जाए तो इसमें 15 सेट दिए गए हैं फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पे पहला सेट आज अपलोड किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। और पदों की बात किया जाए तो देखिए पद आप लोग को 1275 पद इसमें है, तो एक सीट इसमें एकदम कामयाब करना है अपनी। और अब की बार डबल स्टार एकदम की अब की बार डबल स्टार यानी डबल स्टार लेकर कहीं रहना है फ्रेंड्स। और यह न्यू बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, यह न्यू बुक है और इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए और पूरे वीडियो को आप लोग देखिए। और चैनल पर हैं तो नए हैं तो आप एक बार लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और एक ग्रुप में आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो कौन हो जाएगा, आप लोग भी गेस कीजिएगा। देखिए इसमें आप लोग का क्या स्कोर आता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना आंसर भी आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है महामल्ल की उपाधि धारण किया था और इन्होंने ही, यह जो थे पल्लव वंश के शासक थे और यह वातापी कोंड का भी मतलब उपाधि धारण किए थे। क्या, देखिए वातापी कोंड, ठीक है, वातापी कोंड का भी उपाधि धारण यही किए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, यह पल्लव वंश के शासक थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो देखिए पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा। ठीक है, सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो पल्लव वंश की राजधानी देखिए कि कांचीपुरम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कांचीपुरम हो जाएगा। चलिए भी याद रखिए। और देख लेते हैं इसमें और आगे। जैसे इसमें और होगा कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्म, देखिए एकाश्म मंदिर था। एकाश्म मंदिर जो था यही निर्माण कराए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही निर्माण कराया गया था। और पल्लव वंश के शासक वैष्णव जो थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव वंश का जो भी शासक थे यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और कांची स्थित कैलाश मंदिर, कांची में स्थित कैलाश मंदिर का भी निर्माण देखिए किसने करवाया था, तो देखिए इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। कैलाश में जो मंदिर था कांची में स्थित कैलाश मंदिर का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्नों को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को डिटेल्स भी बताया जा रहा है और देखिए कहीं ना कहीं डिटेल्स जो आपको बहुत ही एग्जाम में काम आएगा, तो इसके लिए आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। तो किस काल में हुआ था, तो ऑप्शन देखिए इसमें सी हो जाएगा, यानी गुप्त काल में हुआ था। किस काल में, तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो आप लोग को पता होगा कि श्री गुप्त हैं। ठीक है, श्री गुप्त हो जाएंगे संस्थापक। और इस वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता था, तो देखिए महाराजा धीराज कहा जाता था। ठीक है, महाराजा धीराज कहा जाता था किसको, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता था, महाधीराजा, देखिए महाराजा धीराज कहा जाता था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए और फ्रेंड्स कि यहाँ पे गुप्त संवत को प्रारंभ किसने किया था, तो गुप्त संवत को प्रारंभ किए थे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही। और कब किया गया था, तो देखिए यह 319 से लेकर के 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ किया गया था। और समुद्रगुप्त एक थे, देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त जो थे यह इनको क्या कहा जाता था, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। चलिए आगे और एक बात जान लीजिए, समुद्रगुप्त के शासन में एक कवि थे, तो कौन उनका नाम था, हरिसेन जो थे, और यही दरबार में रहते थे समुद्रगुप्त के दरबार में। हरिसेन, कौन, हरिसेन, याद रखिएगा हरिसेन जो थे, हरिसेन यह समुद्रगुप्त के ही दरबार में रहते थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 और प्रश्नों को। देखिए कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था।
तो यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसने, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक, और शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, शुंग वंश की अगर राजधानी की बात किया जाए तो विदिशा थी। कहाँ थी, विदिशा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, विदिशा थी। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। किसका, देखिए कि भरहुत जो था, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो शुंग वंश के ही द्वारा कराया गया था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर अंतिम शासक की बात किया जाए तो देवभूति थे। कौन, देवभूति। ये सभी बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। और पतंजलि जो थे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। पतंजलि कौन, देखिए पतंजलि, ठीक है, पतंजलि जो थे, यह जो है ये भी शासक, इन्हीं के शासन में रहते थे दरबार में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं चारों प्रश्नों को, कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर, देखिए फ्रेंड, मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो बताइए आप लोग कौन होगा। इसका आंसर आपको देखिए पहला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे कि 322 ईसा पूर्व हो जाएगा, 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो यहाँ देखिए कि 300 जो लिखा हुआ है यहाँ पे 345 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त का यहाँ पे जन्म इसी ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था आपको यहाँ पे 322 ईसा पूर्व में। और अगर यहाँ पे बात किया जाए कि जस्टिन, कौन, यहाँ पर लिख दें फ्रेंड्स, जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था, तो देखिए क्या कहा था, सेंड्रो कोटस कहा था। ठीक है, कोटस, याद रखिएगा, सेंड्रो कोटस किसने कहा था चंद्रगुप्त को, तो यहाँ पे जस्टिन के द्वारा कहा गया था। और चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक को आप लोग जानते होंगे कि अर्थशास्त्र है। कौन, अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्नों को देखिए कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए 5 का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अथर्ववेद। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा बुक है और इसमें जो डिटेल्स आप लोग को बताया जा रहा है यह सबसे बेटर रहेगा, आप लोग को याद कीजिएगा इसको। चलिए यहाँ पे देख लीजिए अथर्ववेद को कहा गया है, देखिए परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद की रचना किसने किया था, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अथर्वा ऋषि किया था। कौन, अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था यहाँ पे अथर्ववेद की रचना। अथर्ववेद में कन्या के निंदा किया गया है, कन्याओं के जन्म जो होता था उसको निंदा किया गया है, निंदा कहा गया है, यह अथर्ववेद में ही। और इस वेद में सभा, कौन, देखिए फ्रेंड्स, सभा और समिति, सभा और देखिए सभा और समिति इसको क्या कहा गया, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को, तो अथर्ववेद में ही कहा गया है फ्रेंड्स, अथर्ववेद में ही कहा गया है। और सबसे अंतिम में रचित वेद यही अथर्ववेद है, सबसे अंतिम में रचना किया गया था अथर्ववेद को ही। और गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है अथर्ववेद से है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है अथर्ववेद से है। और अथर्ववेद में और क्या क्या है, तो देखिए इसमें जादू होता है। ठीक है, जादू टोना होता है, टोना, और इसमें वशीकरण का भी इसमें आपको वर्णन किया गया है अथर्ववेद में ही। ठीक है, भय या डर की बात जो की कही गई है तो अथर्ववेद में ही कहा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जैसे इसमें देखिए यजुर्वेद है, तो इसमें क्या होता है, यज्ञ के प्रावधान को बारे में कहा गया है। यहाँ पे ऋग्वेद में क्या है, सामवेद यहाँ है, तो सामवेद में देखिए कि सभी संगीत के बाद तो यहाँ पे किया गया है इसमें। और ऋग्वेद में क्या है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में ही। चलिए आगे यहाँ 6 नंबर देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। देखिए किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, इब्न बतूता को। किसको, इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया गया था। और रेहला जो था, देखिए रेहला यह इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया था। रेहला जो पुस्तक है इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इस समय भारत आया था, और यह जो है आपको कहाँ का रहने वाला था, तो यह मोरक्को का था। कहाँ का, मोरक्को, इसको याद रखिएगा, यह मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्नों को कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए विभाग है और यहाँ शासक है, तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन डी जो है दीवाने मुख्तराज या फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, खिलजी।
इसे याद रखिएगा, यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हो जाएगा। और अब इसके बारे में और देख लीजिए, दीवान खैरात क्या था। ये दीवान खैरात जो है यह क्या था, तो यह दान विभाग था। क्या था, दान विभाग था। और दीवान अर्ज क्या था, दीवान अर्ज जो था यह जो आपको सैन्य विभाग था। ठीक है, पूछा जाता है फ्रेंड्स कि दीवान अर्ज था जो क्या है, तो ये सैन्य विभाग है। और दीवान कोही क्या था, तो दीवान कोही जो था यह कृषि विभाग था। ठीक है, यह कृषि विभाग था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्नों को देखिए कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था। तो हरम दल से कब मुक्त किया था, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1562 ईस्वी में इन्होंने हरम दल से मुक्त कर लिया था अपने आप को। ठीक है, और दास प्रथा का अंत कब किए थे, देखिए दास प्रथा को अंत कब किया गया था, तो 1562 में ही दास प्रथा को अंत किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, और अकबर द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का एक युद्ध था, कौन, हल्दी घाटी का युद्ध जो था यह कब हुआ था, तो देखिए यह आपको 1576 में हुआ था, 1576 में यह लड़ा गया था। अकबर ने बिहार प्रांत को कब जीता था, तो बिहार प्रांत को देखिए फ्रेंड्स, बिहार को, ठीक है, बिहार को कब जीता था, तो देखिए 1574 से लेकर के 75 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने बिहार को जीत लिया था। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात की जाए तानसेन जो था अकबर के दरबार में रहने वाले क्या थे, तो संगीतकार थे। ठीक है, संगीतकार थे, कौन, तानसेन। ठीक है, तानसेन। ठीक, और यहाँ पे जैन धर्म गुरु विजय सूरी, देखिए इसको हटाते हैं, विजय सूरी, कौन, देखिए विजय जो सूरी थे, विजय सूरी नहीं फ्रेंड्स, हरि थे, हरि विजय सूरी। ठीक है, उल्टी हम बोल रहे थे यहाँ पे, हरि विजय सूरी। ठीक है, सूरी, यह जो थे ये इन्हीं के दरबार में रहते थे और इनको जगत गुरु की उपाधि दिया था। ठीक है, जगत गुरु, क्या, जगत गुरु की उपाधि दिया था किसने, अकबर ने ही यहाँ पे हरि विजय सूरी को। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 9 प्रश्नों को देखते हैं कि किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता था। देखिए तो भारत का स्वर्ण किसके कहा जाता था शासन काल में, भारत का स्वर्ग, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको अलीवर्दी खां हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अलीवर्दी खां हो जाएगा, ऑप्शन सी। और देखिए यह जो था 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना था और इसे सत्ता संभालते ही मुगलों को क्या किया था ना, इन्हें राजस्व देना बंद कर दिया था। ठीक है, और अपने शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग बना दिया था, भारत को स्वर्ग बनाया था अपने शासनकाल में। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो यह सिराजुद्दौला हुआ था, कौन, सिराजुद्दौला हुआ था। और इसी के समय में ब्लैक होल की घटना घटी थी, क्या, तो ब्लैक होल की घटना जो घटी थी सिराजुद्दौला के ही समय में घटा था। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 में इसमें कौन कौन लड़ाई लड़ा था, तो देखिए मीर कासिम था, कौन, मीर कासिम था, मीर कासिम। ठीक है, कासिम था। और कौन था, तो यहाँ पे अवध का नवाब था और एक मुगल शाह द्वितीय जो था, मुगल शासक, दिल्ली का शासक था वह, मुगल काल का शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल करके यहाँ पे बक्सर का युद्ध लड़ाई लड़ा था अंग्रेज़ के बीच में। और अंग्रेज़ का नेतृत्व तो किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो किया था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। तो कब किया गया था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, इसमें वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, कौन, वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और इसका देखिए शासनकाल कब से कब था, तो देखिए 1774 से लेकर के 85 तक था। क्या था, 1774 से लेकर के 85 तक वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था। और इसमें देखा जाए कि अगर प्रथम आंग्ल, देखिए प्रथम अंग्रेज और मराठा, ठीक है, अंग्रेज और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ था प्रथम, वह कब हुआ था, तो देखिए 1775 से लेकर के 82 तक हुआ था। और यह जो शासनकाल किसका था, तो यही आपको वारेन हेस्टिंग्स का ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और 1784 में, देखिए 1784 में क्या हुआ था, तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। तो 1784 में फ्रेंड्स याद रखिएगा, और इसी के शासनकाल में यह भी हुआ था। ईस्ट इंडिया एक्ट आया था 1784 में ही, ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, तो यह भी वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में आया था। ठीक है, और जोनाथन डंकन जो थे, जोनाथन डंकन
जो इन्होंने 1700 देखिए 1751 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे बनारस में, ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न देखिए कि बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था, तो यह कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। देखिए यह इसमें कौन था? तो करजन, इसमें करजन शासन काल था करजन का, ठीक है। और करजन जो था बंगाल के विभाजन की घोषणा कब किया था? तो देखिए घोषणा यह किया गया था, आपको देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन ए में 19 जुलाई, इसी समय इसका घोषणा किया था, लेकिन प्रभावी हुआ था तो यह आपको 16 अक्टूबर को हुआ था प्रभावी, ठीक है, 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गया था। और अगर यहाँ पर बात किया जाए कि इसी के समय में 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान भी खोला गया था, तो 1905 में करजन के ही समय में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे है 12 का कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो देखिए भूमिज विद्रोह का संबंध जो हो जाएगा आपको यहाँ पे झारखंड से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? झारखंड से हो जाएगा। और अगर इसमें बात किया जाएगा कि जैसे चोर विद्रोह, और देख लीजिए कौन कौन विद्रोह हुआ था, 2-4 हम बोल देते हैं आप लोग को। चेरो, देखिए चेरो विद्रोह हुआ था, ठीक है, चेरो विद्रोह हुआ था। तो यह कब हुआ था? तो यह आपको देखिए 1770 से 71 में हुआ था चेरो विद्रोह, ठीक है। और यह जो आपको प्रथम हुआ था, ठीक, और एक द्वितीय भी चेरो विद्रोह हुआ था, ठीक है, द्वितीय हुआ था। तो यह कब हुआ था? तो यह आपको देखिए 1800 से लेकर के यह 1819 में तक में चला था, यह आपका दूसरा चेरो विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह को याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोल विद्रोह यह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह है आपको 1831 से लेकर के 32 तक यह कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए और एक 2 ठो देख लेते हैं, जैसे देखिए संथाल देख लीजिए, संथाल विद्रोह यह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह आपको 1855 से लेकर के 56 तक हुआ था, ठीक है, 1855 से लेकर के 56 तक आपको संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगर मुंडा विद्रोह की बात किया जाए, मुंडा विद्रोह, तो यह कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स यह आपको हुआ था आपको 1899 से लेकर के 1900, ठीक है, 1900 यह आपको विद्रोह मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ 13 नंबर पहले देख लीजिए कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था? तो देखिए ऑप्शन बी से हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी कहे थे। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्या कहा था? तो क्षय रोग से मरने वाली संस्था कहा था अरविंद घोष ने, ठीक है। अरविंद घोष क्या कहा था? कि क्षय रोग से मरने वाला यह संस्था है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ 14 नंबर प्रश्नों को देखिए कि जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, तो कब प्रकाशित हुआ था? तो 14 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, 1920 ईस्वी में। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था यह कब हुआ था? तो यह आपको 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था घटना, ठीक है। चलिए और आगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका रिपोर्ट जो है आपको 1920 में पेश किया गया था। आगे यहाँ पे 15 नंबर को देखते हैं कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं, तो भारतीय विद्रोह के पुस्तक के कारण का लेखक जो है आपको देखिए कि सर सैयद अहमद खान जो हो जाएगा, कौन? सर सैयद अहमद खान, यह जो हो जाएंगे इस पुस्तक का लेखक हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए मोहम्मद इकबाल का, तो इसने क्या लिखे थे? तो इसने लिखे थे देखिए तराने हिंद पुस्तक को लिखे थे कौन? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगर वीर सावरकर की बात किया जाए तो इनके द्वारा क्या लिखा गया था? तो इनके द्वारा देखिए वार ऑफ इंडिया, ठीक है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो लिखा गया था यह वीर सावरकर के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर देखिए कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स अलकनंदा और पिंडार की बात की गई है, तो इसमें 16 का आंसर आपको सी हो जाएगा, कर्णप्रयाग में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कर्णप्रयाग में हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे अलकनंदा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, ये दोनों का संगम को क्या कहता है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहता है? तो देखिए इसको कहता है देवप्रयाग। क्या कहता है? देवप्रयाग कहा जाता है, ठीक है, देवप्रयाग। अगर यहाँ पे और बात किया जाए अलकनंदा और यहाँ पे मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका संगम को क्या कहा जाता था? तो इसका कहता था रुद्र
प्रयाग कहा जाता था, प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग। तो ये सभी को याद रखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको पूछे तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। जैसे अलकनंदा और पिंडार को हो जाएगा तो इसका जो संगम हो जाएगा कर्ण में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए देव प्रयाग हो जाएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे 17 नंबर कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। तो कार्बनिक पदार्थ की बहुलता जो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी में हो जाएगा। देखिए काली मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है। और इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या? कपास। इसमें कपास जो है सबसे ज़्यादा उपज होता है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहता है? रेगुर मिट्टी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग। और यह मुख्यतः पाया कहाँ कहाँ जाता है तो भारतीय राज्य में देख लीजिए तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, उसके बाद गुजरात में पाया जाता है, और उसके बाद कर्नाटक में। यह सभी जो जगह बताएं आप लोग को, यह सभी जगह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर को देखते हैं कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो इसको में कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। देखिए डंकन पास हो जाएगा। डंकन पास जो है यह आपको अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। अगर यहाँ पे और बात किया जाए फ्रेंड्स, जैसे 10 डिग्री हो जाएगा, यह किसको जोड़ती है? तो यह आपको लघु अंडमान, ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है, ठीक है, कार निकोबार को यह जोड़ता है आपको। कौन? तो 10 डिग्री जोड़ता है, ठीक है, 10 डिग्री। अगर यहाँ पे पाक स्ट्रेट है तो यह किसको किसको जोड़ता है? तो देखिए तमिलनाडु और प्लस में श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका को जोड़ता है। तो कौन? यह डंकन पास से जोड़ता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर प्रश्नों को कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं। तो किस हिमालय के भाग हो जाएंगे? तो देखिए हिमाद्री हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। हिमाद्री का यह भाग है। देखिए और हिमाद्री में कौन कौन पड़ता है? तो देखिए कंचनजंगा भी आपको हिमाद्री में ही पड़ता है, कंचनजंगा हो जाएगा। फिर नंगा पर्वत हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा। फिर नंदा देवी हो जाएगा, कौन? नंदा देवी हो जाएगा। ये सभी जो है हिमालय का एक भाग है। और यह जो है आपको हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है आपको जो हिमाद्री जो है इसको क्या? तो इसको बृहद हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। क्या? तो बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम बता रहे हैं तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे 20 को देखते हैं कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो कितने लगती है? तो ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 लगती है। और 4 लगती है तो कौन कौन 4 लगती है? तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग को हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश को लगता है, फिर आपको मिज़ोरम को लगता है, ठीक है, मिज़ोरम लिख देते हैं, ठीक है, मिज़ोरम को लगता है। उसके बाद आपको लगेगा देखिए यहाँ पे नागालैंड को लगेगा। उसके बाद मणिपुर को लगेगा, ठीक है, मणिपुर। यह 4 जो है आपको 4 राज्य है, यह जो आपको म्यांमार से ज़िला जो है सटता है, सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। तो काराकोरम रेगिस्तान कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है। तो रूस में स्थित झील नहीं है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? आपको ऑप्शन देखिए कि डी हो जाएगा। देखिए विनियोग कौन हो जाएगा? विनिपेग झील जो है आपको यह रूस में नहीं स्थित है, बाकी ये सभी जो है रूस में स्थित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्नों को। 23 नंबर को देखते हैं कि दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है। तो देखिए यहाँ पलाऊ जो है आपको भू आवेशित देश नहीं है, यह कहीं न कहीं समुद्र एवं कहीं कहीं झीलों से यह टच करता है, इसीलिए यह जो है आपको भू आवेशित देश नहीं है। बाकी अंडोरा, मोल्डोवा और मलावी जो है यह सभी आपको भू आवेशित देश हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर कि पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। 24 का पंपा तो यह कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा फ्रेंड्स। कहाँ हो जाएगा? केरल में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और गिरना सिंचाई परियोजना जो होता है आपको देखिए गिरना, यह कहाँ हो जाएगा? तो यह आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो बिहार में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र यह कहाँ पड़ता है? तो यह आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज आदि हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 26 नंबर को देखते हैं कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है, ठीक है। रेखी संबंध जो समिति बना था यह किस कर से संबंधित हो जाएगा?
तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। और GST जो है आपको, यह भी अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे यहाँ प्रकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था। देखिए ऐसी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो नहीं कहा जाता है यह बीच में घुसा रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसको पढ़ लीजिएगा कि शुरू किया गया था, तो ऐसे में आप लोग को गलत हो जाएगा, इसीलिए ऐसी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारतमाला परियोजना हो जाएगा। ठीक है, और भारतमाला परियोजना का शुरुआत कब हुआ था, तो यह आपको 2017 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भारतमाला परियोजना 2017 में। सुकन्या समृद्धि का कब हुआ था, तो सुकन्या समृद्धि आपको 2015 में शुरुआत की गई थी, 2015 में। अगर यहाँ पे सागरमाला परियोजना देखिए फ्रेंड्स, सागरमाला परियोजना का कब हुआ था, तो यह है आपको 2015 में हुआ था। ठीक है, सागरमाला। और प्रधानमंत्री कौशल, ये जो आपको है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह कब हुआ था, तो यह भी आपको 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में हुआ था। बाकी जो भारतमाला परियोजना यह 17 में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर को। देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। तो देखिए यहाँ 28 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं 29 नंबर। देखिए कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो आपको हो जाएगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहता है, तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आगे 31 को कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। तो किस में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं में हो जाएगा, यानी 7वीं पंचवर्षीय, यहाँ पे 7वीं अनुसूची हो जाएगा, इसमें कर का प्रावधान किया गया है। 32 को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों का हम कहाँ देखते हैं। तो कहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, तो 32 का आंसर आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पर 33 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, समानता का अधिकार में देखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है। तो देखिए 34 का आंसर आपको बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 35 को देखते हैं कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो देखिए जीवी मावलंकर ही थे। कौन फ्रेंड्स, जीवी मावलंकर थे। ठीक है, और यह आपको 1954 में, कब 1954 में लाया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर प्रश्नों को कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो कब प्रदान किया गया था, तो 36 का आंसर आपको ए हो जाएगा, जून 2005 हो जाएगा। ठीक है, जून 2005 में यह भी उस समय आपको APJ अब्दुल कलाम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 37 को कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पंचायत सचिव करता है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स कि उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा एक सही है। देखिए कथन दिया गया है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन है यहाँ पे बी कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो देखिए इसमें दोनों में क्या सही है या क्या गलत है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्या है कि ए एवं बी दोनों सही है, ठीक है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, सही नहीं कर रहा है, ए का स्पष्टीकरण बी। चलिए यहाँ पे बी आंसर आपको सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 39 को। देखिए कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया। तो कब दिया गया था इसमें मान्यता, तो देखिए यह 1949 में दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1949 में मान्यता दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और उसी समय यह 14 सितंबर से ही यह जो है कि आपको मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 40 को। देखिए कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज किस सूची का हो जाएगा, तो यह आपको देखिए कि राज्य सूची का हो जाएगा पंचायती राज। ठीक है,
यहाँ पे 41 को देख लीजिए कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के देखिए धनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ 42 को देखिए निम्नलिखित गैस में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे 43 को देखते हैं, देखिए कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध हो जाएगा आपको 43 का आंसर आपको सी हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ 44 को देखिए कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा आपको? तो देखिए सुंदरवन में पाया जाएगा, सुंदरवन डेल्टा में। आगे यहाँ पे 45 नंबर को देखते हैं कि वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 45 का आंसर आपको यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 1972 में पारित किया गया था। 46 को यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है, नहीं लिखा गया है, तो 46 का आंसर आपको देखिए डी हो जाएगा, नेचर क्योर हो जाएगा। बाकी यहाँ जो दिया गया है कि विसर्जन और यहाँ पे गार्डनर और द कोर्ट ऑन डांसर, यह सभी लिखा गया था, बाकी यह जो है नहीं लिखा गया है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, ठीक है, तो नामित कब किया गया था? तो देखिए यहाँ पे आपको 1937 में, कब? 1937 ईस्वी में, लेकिन अभी तक इनको नोबेल पुरस्कार मिला नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा? तो देखिए वियना हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, लूना 9 हो जाएगा, कौन? लूना 9 हो जाएगा। और यह कब उतरा था? तो यह आपको हो जाएगा आपको 1968 में, कब? 1968 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 50 को देखिए कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है, तो रत्नागिरी मठ कहाँ हो जाएगा? तो 50 का आंसर आपको देखिए उड़ीसा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है, और यह बौद्ध से संबंधित है। 51 को देखते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो देखिए कौन हो जाएगा इसमें आंसर? इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक दुर्लभ अम्ल है, तो कौन हो जाएगा इसमें? तो 52 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यह आपको दुर्लभ अम्ल हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। 54 को देखते हैं यहाँ पे कार्नेटाइड निम्न में से किस धातु का अयस्क हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको 54 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, किसका? यूरेनियम। अगर यहाँ पे एल्युमिनियम की बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपको बाइऑक्साइड हो जाता है, क्रायोलाइट हो जाता है, इसका अयस्क हो जाएगा। यहाँ 55 को देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे विचार करना है आपको कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, गोल्ड तथा प्लूटोनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सभी के बारे में आप लोग को देखना है, तो यह सही कहा गया है कि नहीं कहा गया है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 2 3, यानी कि इसमें तीनों जो है सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 56 को, देखते हैं किसी विलयन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 56 का देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, विलयन की सांद्रता कहलाता है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, देखिए कौन हो जाएगा यहाँ पे? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए मिथेल एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिथेल अल्कोहल हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र CH3OH हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिथेल एल्कोहल का। 58 को देखिए पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो किस क्रिया द्वारा होता है यहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, परासरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परासरण। परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। देखिए फूल और बीज को रंग प्रदान करता है, तो कौन लवक हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, कौन? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, जो रंग और बीज के रंग और विभिन्न रंग प्रदान करता है, यह जो है आपको लवक है, कौन? तो क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे 60 नंबर को देखते हैं
कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। तो इसमें 60 का आंसर आपको डी हो जाएगा, वहिकाएँ जो हो जाएगा यह आपको फ्लोएम का भाग नहीं है। आगे यहाँ पे 61 नंबर को देखते हैं कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतु का लक्षण है। तो किस संघ के लक्षण हो जाएगा, तो यहाँ पे 61 हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। देखिए इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। आगे यहाँ देखते हैं रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो कौन इसमें करता है मदद, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63 को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो देखिए संक्रामक रोग के उदाहरण इसमें कौन हो जाएगा, तो 63 का यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 64 को देखते हैं कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह आपको गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। आगे 65 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधों को नियंत्रित करता है, तो देखिए ऑक्सिन के द्वारा किया जाता है। पौधे का नियंत्रण जो है ऑक्सिन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे 66 नंबर को देखते हैं कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो कितना होता है जी का मान, तो यहाँ पे सर्वाधिक होता है, कितना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए और जैसे कि इसके बारे में देख लीजिए, पृथ्वी से घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है ना कम हो जाता है, ठीक है। और घूर्णन इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान भी बढ़ जाता है, ठीक। अगर पृथ्वी के घूर्णन गति जो है बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ देखिए आइंस्टीन हो जाएंगे, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं आगे कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। 69 को देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो यहाँ देखिए बोरोन हो जाएगा, किसका, बोरोन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे 70 नंबर के देखते हैं कि दिए गए विकल्प में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो सदिश राशि का उदाहरण यहाँ पे देखिए कार्य जो है सदिश राशि का उदाहरण नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे सदिश राशि का उदाहरण यहाँ पे त्वरण हो जाएगा और बल हो जाएगा, सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। 71 को देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। तो देखिए यह किस मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। तो 71 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, देखिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और 72 को देखते हैं कि वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो व्यास सम्मान के लिए 72 में देखिए यहाँ पे ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 को देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर आपको देखिए कि IIT खड़गपुर हो जाएगा, ठीक है। IIT खड़गपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 74 को देख लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन इसमें सत्य होगा जो, ठीक। इसमें आपको सत्य हो जाएगा, जैसे कि देखिए इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है, सही बात है। फिर फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, यह भी सही बात है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, ये भी सही है, यानी इसमें तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। तो किसके साथ किया है, तो यहाँ देखिए मिस्र के साथ किया गया है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो 76 का आंसर आपको इंदौर हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो यहाँ देखिए स्पेन में किया गया है, स्पेन में किया गया है, स्पेन के मैड्रिड में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा असत्य होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा कि इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यह आपको असत्य है, ठीक है। बिहार का स्थान जो अंतिम है यह आपको असत्य हो जाएगा। इसमें और देख लेते हैं कि जैसे कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, घोषित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, और बिहार को इसमें तीसरे स्थान मिला है, ठीक है। अंतिम से तीसरा, अंतिम से यहाँ पे तीसरा मिला है। चलिए आगे देखते हैं,
79 को देख लेते हैं कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जा रहा है, तो मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया जा रहा है। तो देख लीजिए इसका किस रूप में मनाया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा मोटे अनाज। देखिए मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 80 को कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 80 का आंसर आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 81 नंबर, देखिए कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 81 का देखिए कि सुधा मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 82 को फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इसमें कौन असत्य हो जाएगा यह पूछा जा रहा है। तो 82 का ऑप्शन सी जो हो जाएगा, अर्जेंटीना ने यह दूसरा बार खिताब जीता, यह जो है कि सत्य, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। देखिए असत्य कहा गया है तो यह आपको असत्य है। बाकी यहाँ पे जो सभी लिखा गया है कि गोल्डन बूट पुरस्कार यहाँ पे किलियन एम्बापे को दिया गया, गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी को दिया गया है, और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो यहाँ पे फर्नांडीज को दिया गया है। यह सभी सत्य है, बाकी वह जो आपको गलत था। आगे यहाँ पे देख लें 83 को कि हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया, हो जाएगा कि न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ 84 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो यहाँ देखिए तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 85 को देखते हैं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो 85 का आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिस हिपकिंस हो जाएगा। ठीक है, हिपकिंस। आगे यहाँ पे 86 को यहाँ पे प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता, प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता है, तो 86 का यहाँ पे आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए डेविड एलन चिपरफील्ड हो जाएगा। आगे 87 को देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया, 87 का आपको अहमदाबाद हो जाएगा। ये हो जाएगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें कौन सही सुमेलित है, उत्सव है, यहाँ राज्य दिया गया है। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित है ये पूछा गया है, तो 88 का यहाँ पे आपको सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सी है कि तोरंगिया जो है उत्सव, यह आपको असम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, यह आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि त्रिशूर पूरम उत्सव जो है यह कहाँ मनाया गया है, तो यह आपको केरल में, कहाँ, केरल में। और यहाँ पे देखिए खारची उत्सव जो है आपको खारची, यह है आपको त्रिपुरा में, कहाँ, त्रिपुरा में मनाया गया है खारची। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि परशुराम कुंड मेला जो है यह आपको परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे 89 को देखते हैं कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2023 तक हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे 90 को देखते हैं वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो 90 का आंसर यहाँ पे आपको बी हो जाएगा, यानी देवाशीष पंडा हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 91 को देखते हैं यहाँ पे कि विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम विषय क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 91 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए क्लोज द केयर गैप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 92 का कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 93 को देखते हैं कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा, तो इसका आंसर आपको जापान हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का सही क्रम है, तो कौन हो जाएगा सही क्रम यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, फिर उसके बाद मॉरिशस हो जाएगा, उसके बाद UAE हो जाएगा। यह आपको सही है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं
कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उसका मौसा जो है 15 है तो दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात करना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको 180 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आपको 180 हो जाएगा। लौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 97 को। देखिए 97 का कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 10 है। 98 को देख लेते हैं कि यदि एक वर्ग के विकिरण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1/2 इन यहाँ पे, और हो जाएगा आपको a² + b² + ab हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे 99 को देख लेते हैं। 99 और 99 का आंसर आपको b हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा, जैसे कि इसमें क्या किया गया है कि 13 है तो एक 14 बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ क्या किया गया, 1 का क्यूब किया गया। ठीक है, +1 करके 1 का क्यूब किया गया है। यहाँ पे 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया आपको कि 2 का क्यूब किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको जोड़िएगा आपको, अगर यानी 2 × 2 × 2 करिएगा तो इसको क्या है 2 × 4 और 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 14 में जोड़ा है तो 22 हो गया है। इसी तरह यहाँ पे आगे करके बढ़ा कर क्या करेगा, 3 का क्यूब कर देगा। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ा करके 4 का क्यूब कर देगा। ठीक है, प्लस कर करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते जाएगा तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 100 को देखिए, और 100 का आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, 100 का आंसर आपको ए हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग को यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और लास्ट में एक ग्रुप में आप लोग शेयर फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिए इसको, क्योंकि आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग को जल्द ही सेट यहाँ पे दूसरा आएगा इसका